ठीक है जी। आई होप कि आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही होगी। हम जो है वो क्लास को स्टार्ट करने जा रहे हैं और उम्मीद है कि आप सब ने जो है वो पिछली सारी चीज़ें कवर करी होंगी और आज जो ग्रुप में मैंने मैसेजेस भेजे हैं वो मैसेजेस भी आप लोगों ने रीड कर लिए होंगे। ठीक है जी। तो आई रियली होप कि आप लोगों ने जो ग्रुप पर हमने मैसेजेस भेजे थे ना वो सारे मैसेजेस प्रॉपरली रीड कर लिए होंगे और आप लोगों को मेरी आवाज़ भी आ रही होगी। अच्छा, तो सिलसिला कुछ इस तरह का है कि लास्ट क्लास जो हुई थी हमारी उसमें जो है हम क्या कर रहे थे, हम उसमें जो है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कर रहे थे और हम लोगों ने इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया था। आज ग्रुप पर मैंने कुछ लंबे चौड़े मैसेजेस भेजे हैं, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग उन मैसेजेस को जो है वो अच्छे से रीड कर लोगे और उसको जो है वो अप्लाई करोगे। मैंने मैसेजेस में ये लिखा हुआ है कि भाई ये चीज़ें कंप्लीट करनी है एक्स वाई जेड, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने जो है वो अभी तक चीज़ों को जो है वो हल्का लिया हुआ है। तो अब हमें जो है वो मज़ीद तेज़ी से आगे बढ़ना होगा। मैंने इकनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का भी मज़ीद मटेरियल भेज दिया है, सीवीपी का भी मटेरियल आप लोगों को पहले भेजा था वो दोबारा से भेजा हुआ है। और ये है कि अब हम वापस से इकनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के जो क्वेश्चंस हम कर रहे थे वो करते हैं। मैं आप लोगों के सामने अगेन लास्ट क्लास की तरह क्वेश्चन पेश करूँगा और फिर हम उस क्वेश्चन को जो है वो डिस्कस कर रहे होंगे, सॉल्व कर रहे होंगे। तो आप सबको आप कंफर्म कर दीजिएगा कि आवाज़ आ रही है, स्क्रीन क्लियर है, सारी चीज़ें ठीक है ना। शैल वी प्रोसीड? अच्छा जी। तो देखिए, कुछ चक्कर इस तरह का है कि ये मैंने आप लोगों के सामने किया है एक सवाल पेस्ट, और ये सवाल हमने लास्ट क्लास में तो नहीं किया ना। हाँ जी, ये सवाल हमने लास्ट क्लास में किया हुआ। आई होप सो कि ये लास्ट क्लास में हमने नहीं किया अभी तक। तो लास्ट क्लास की तरह ही हम चलेंगे, जिस तरह से मैं लास्ट क्लास में आप लोगों को पहले कुछ वक्त देता था खुद सॉल्व करने का और उसके बाद मैं सॉल्व करता था। तो आप लोगों को लेट से मैं दे रहा हूँ 10 मिनट्स टू रीड एंड ट्राई द क्वेश्चन। 10 मिनट दे रहा हूँ ताकि आप क्वेश्चन को रीड करें और क्वेश्चन को ट्राई करें। चलें जी, आप लोगों के 10 मिनट शुरू होते हैं अब। 10 मिनट है आप लोगों के पास क्वेश्चन को रीड कर सॉल्व करें।
हाँ जी, मैं करवा दूँ अब, मैं करवा दूँ। देखो जी, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है रेप्लिका लिमिटेड RL प्रोड्यूसेस एंड मार्केट्स अ सिंगल प्रोडक्ट। कंपनी एक सिंगल प्रोडक्ट बनाकर और उसी को मार्केट करती है। द प्रोडक्ट रिक्वायर्स अ स्पेशलाइज्ड component P which RL procure from a supplier using economic order quantity. Following information is available from RS record for component P. प्राइस ऑफ component B, प्राइस जो है ना component B की वो 150 है। कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर ₹50, कैरिंग कॉस्ट पर एनम 10% ऑफ परचेज प्राइस। कैरिंग कॉस्ट का दूसरा नाम क्या होता है? कैरिंग कॉस्ट का दूसरा नाम होता है होल्डिंग कॉस्ट। और अगर 150 रुपये मेरे पास प्राइस ऑफ कॉम्पोनेंट पी और कैरिंग कॉस्ट पर एनम जो है वो 10% ऑफ परचेज प्राइस है, तो ये जो होल्डिंग कॉस्ट की कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट होगी ये हो जाएगी हमारे पास 150 का 10%, यानी कि 15। उसके बाद लिखा हुआ है टोटल ऑफ होल्डिंग एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट 3000 पर एनम। नॉर्मल लीड टाइम 12 डेज एंड सेफ्टी स्टॉक इज निल। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी EOQ या इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। देखो कंपनी ने ये लिखा हुआ है, कि द प्रोडक्ट रिक्वायर्स अ स्पेशलिस्ट कंपोनेंट पी विच आर प्रोक्यूर्ड फ्रॉम अ सप्लायर यूजिंग इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि करंटली कंपनी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पर ऑर्डर प्लेस करती है। करंटली कंपनी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटीज़ के हिसाब से ही अपने ऑर्डर्स प्लेस करती है। करंटली कंपनी EOQ या इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के हिसाब से अपने ऑर्डर्स प्लेस करती है। ठीक है जी, कंपनी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का इस्तेमाल कर रही है और कंपनी के पास कोई भी सेफ्टी स्टॉक नहीं है, यानी कि कोई बफर स्टॉक नहीं है। EOQ के बारे में मैंने क्या बताया था? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पर क्या होता है? EOQ या इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी जो है उस पर क्या हो रहा होता है? EOQ या इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पे क्या हो रहा होता है? हाँ भाई, EOQ या इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पर क्या होता है? यस, टोटल होल्डिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट एक दूसरे के बराबर होती है। टोटल होल्डिंग और टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट जो है वो एक दूसरे के बराबर होती है EOQ पर। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पर टोटल होल्डिंग और टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट एक दूसरे के बराबर होती है। इसका मतलब क्या मैं ये कह सकता हूँ कि अगर मेरे पास टोटल होल्डिंग और ऑर्डरिंग कॉस्ट 3000 यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है, तो उसको 2 से डिवाइड करता हूँ 1500। इसका मतलब 1500 मेरी ऑर्डरिंग कॉस्ट होगी और 1500 ही मेरी होल्डिंग कॉस्ट होगी। ऑर्डरिंग कॉस्ट 1500 होगी और होल्डिंग कॉस्ट 1500 होगी, दोनों 1500 रुपये होंगे। करेक्ट, क्योंकि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पर होल्डिंग और ऑर्डरिंग कॉस्ट बराबर होती है, तो दोनों चीज़ें 1500 होंगी। ठीक है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पर ऑर्डरिंग कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट बराबर होती है, तो दोनों चीज़ें 1500 होंगी, एक बराबर होंगी, एक जितनी होंगी। अच्छा, अब क्या मैं नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स बता सकता हूँ? क्या मैं नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स बता सकता हूँ? नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स कितने होंगे? टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट 1500 है, एक ऑर्डर की ऑर्डरिंग कॉस्ट 50 है, तो 1500 डिवाइडेड बाय 50 कितना आएगा? 30। साल में 30 ऑर्डर्स प्लेस होते होंगे। करेक्ट, साल में जो है वो नंबर ऑफ ऑर्डर्स जो होंगे ना वो 30 होंगे। अच्छा, फिर हमें पता है टोटल होल्डिंग कॉस्ट इज इक्वल्स टू होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट
मल्टीप्लाइड बाई एवरेज इन्वेंट्री यानी कि ऑर्डर साइज डिवाइडेड बाई 2। तो टोटल होल्डिंग कॉस्ट 1500 है। होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट जो है वो हमने 15 कैलकुलेट करी है। ऑर्डर साइज हमें मालूम करना है, डिवाइडेड बाई 2। ऑर्डर साइज बताओ कितना होगा, यानी कि एक वक्त पर कितनी चीज़ें ऑर्डर करते हो। ऑर्डर साइज होगा 200, यानी कि एक वक्त पर मैं 200 यूनिट्स ऑर्डर करता हूँगा। एक वक्त पर मैं 200 यूनिट्स ऑर्डर कर रहा हूँगा। ठीक है, एक वक्त पर मैं 200 यूनिट्स का ऑर्डर कर रहा हूँगा। क्लियर है? कोई मसला? यही मेरा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी भी होगा। यही मेरा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी भी होगा, बिकॉज करेंटली मैं EOQ ही फॉलो करता हूँ। तो मेरा पहला आंसर आ गया कि EOQ 200 यूनिट्स होगा। सही है, मेरा पहला आंसर आ गया कि EOQ जो है ना वो 200 यूनिट्स होगा। डन। चलो इसको कॉपी करो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो जी आगे बढ़ते हैं। अब कुछ डेफिनेशंस आपको बतानी है, कुछ बातें बतानी है आगे बढ़ने से पहले। सबसे पहली चीज़ आप लोगों को बतानी है, एक चीज़ कहलाती है लीड टाइम। लीड टाइम का मतलब होता है टाइम बिटवीन प्लेसिंग एन ऑर्डर एंड रिसीविंग गुड्स। लीड टाइम का मतलब है टाइम बिटवीन प्लेसिंग एन ऑर्डर एंड रिसीविंग गुड्स। लीड टाइम का मतलब है वो वक्त जो ऑर्डर प्लेस करने वाले दिन से जिस दिन मैं ऑर्डर रिसीव करूंगा उस दिन के बीच लग रहा होता है। इसका मतलब लेट से मैंने सप्लायर को 5 जनवरी को ऑर्डर प्लेस किया और उसने 6, 7, 8, 9, 10 जनवरी को ऑर्डर जो है ना वो पहुंचाया, तो लीड टाइम होगा 5 डेज। अगर मैंने 5 जनवरी वाले दिन ऑर्डर प्लेस किया और मुझे चीज़ें जो है वो 10 जनवरी वाले दिन रिसीव होती हैं, तो मेरा जो लीड टाइम होगा ना वो 5 दिन होगा, 5 डेज। ठीक है।
लीड टाइम का मतलब है कि कितने दिनों में चीज़ें मुझे रिसीव होंगी। अच्छा, लीड टाइम के अलावा एक और कॉन्सेप्ट है रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल का एक चीज़ है रीऑर्डर लेवल, और एक चीज़ कहलाती है रीऑर्डर क्वांटिटी। रीऑर्डर क्वांटिटी बड़ा बड़ा आसान है। रीऑर्डर क्वांटिटी आपका ऑर्डर साइज है। रीऑर्डर क्वांटिटी जो है वो आपका ऑर्डर साइज है, यानी कि आप कितने यूनिट्स मंगवा रहे हो। रीऑर्डर लेवल का मतलब होता है हाउ मेनी यूनिट्स आर विद यू व्हेन ऑर्डर इज प्लेस्ड। रीऑर्डर लेवल का मतलब होता है कितनी चीज़ें आपके पास पड़ी हुई हैं जब आप ऑर्डर प्लेस कर रहे हो। रीऑर्डर क्वांटिटी का मतलब है कितने यूनिट्स का ऑर्डर करा गया। मिसाल के तौर पर एक कंपनी है, उस कंपनी के पास लेट से 50 चीज़ें पड़ी हुई थी, 50 बोतलें पड़ी हुई थी कोल्ड ड्रिंक्स। तो उसने पेप्सी वाले को फ़ोन कर कर 200 चीज़ें और मंगवा ली। तब क्या होगा, कुछ टाइम बाद पेप्सी वाला आएगा और 200 कोल्ड ड्रिंक्स ले आएगा। ये 200 कोल्ड ड्रिंक्स कहलाएंगी रीऑर्डर क्वांटिटी, और ये 50 कहलाएगा रीऑर्डर लेवल, यानी कि इतना पड़ा था तो और मंगवा लिया। क्लियर है? रीऑर्डर क्वांटिटी यानी कि कितनी चीज़ें मंगवा रहे हो, और रीऑर्डर लेवल यानी कि कितनी चीज़ें पड़ी थी तो और चीज़ें मंगवा रहे हो। अच्छा, अब ज़रा मैं आप लोगों को यहाँ पर ये सवाल दिखाऊँ ना, तो इसे पूछा भाई रीऑर्डर लेवल ऑफ कंपोनेंट पी क्या होगा। चलो जी, ये करो, 2 मिनट देता हूँ, 2 मिनट में मैं आ रहा हूँ। मुझे बताओ रीऑर्डर लेवल ऑफ कंपोनेंट पी क्या होगा। हाँ भाई, कोई वर्किंग करी है आप लोगों ने? देखिए, आप इसको यूँ सोचें, उसने ये पूछा है रीऑर्डर लेवल क्या होगा, यानी कि कितनी चीज़ें पड़ी हुई हों कि मैं मज़ीद चीज़ें मंगवा लूँगा। अच्छा, ज़रा गौर से सुनिएगा। आपका जो ऑर्डर साइज़ है ना, ऑर्डर साइज़, आपका ऑर्डर साइज़ है 200 यूनिट्स। इसका मतलब आप एक बारी में 200 चीज़ें मंगवाते हो।
दूसरी चीज़ है आपकी नंबर ऑफ ऑर्डर्स, वो 30 है। इसका मतलब आप साल में 30 बार चीज़ें मंगवाते हो। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि मेरी जो एनुअल डिमांड है, एनुअल डिमांड है, डिमांड यानी कि पूरे जो साल है उस पूरे साल में जितनी चीज़ें मुझे चाहिए, हर बार मैं 200 चीज़ें मंगवाता हूँ और साल में 30 बार मैं चीज़ें मंगवाता हूँ, तो इसका मतलब ये हो गया कि मेरी एनुअल डिमांड क्या होगी, पूरे साल में कितनी चीज़ें चाहिए बताओ। 6000। पूरे साल में 6000 चीज़ें चाहिए होंगी। इसी हिसाब से आपने ये कैलकुलेट किया होगा कि मैं हर बार 200 चीज़ें मंगवाऊँ और साल में 30 बार चीज़ें मंगवाऊँ। करेक्ट, पहली चीज़। दूसरी बात यह है कि सवाल में एक और चीज़ लिखी हुई है। सवाल में लिखा हुआ है कि एज्यूम 300 वर्किंग डेज इन अ ईयर। एज्यूम 300 वर्किंग डेज इन अ ईयर, यानी कि पूरे साल में 300 वर्किंग दिन हैं, और अगर 300 वर्किंग दिन में 6000 चीज़ें चाहिए होती हैं, तो मेरी जो डेली डिमांड है, डेली डिमांड यानी कि एक दिन में कितनी चीज़ें चाहिए होती होंगी, डेली डिमांड एक दिन में कितनी चीज़ें चाहिए होती होंगी, पूरे साल में 6000 चीज़ें चाहिए, पूरे साल में 300 दिन है, तो इसका मतलब एक दिन में 20 चीज़ें इस्तेमाल हो रही होंगी। ठीक है। दूसरी बात, सवाल में लीड टाइम दिया हुआ है, सवाल में लीड टाइम दिया हुआ है 12 दिन। सवाल में लीड टाइम दिया हुआ है 12 डेज। इसका मतलब मैं जब ऑर्डर प्लेस करूंगा ना, तो ऑर्डर प्लेस करने के 12 दिन बाद चीज़ें मेरे प्रेमिसेस पर आएंगी। ऑर्डर प्लेस करने के 12 दिन बाद चीज़ें मेरे प्रेमिसेस पर आएंगी। समझ में आ रही है बात? तो आप बताओ मेरा रीऑर्डर लेवल क्या होना चाहिए, गौर से सोचकर। हाँ, मेरा जो रीऑर्डर लेवल होगा ना वो 240 यूनिट्स होगा। कैसे? मेरा रीऑर्डर लेवल ऐसे आता है, रोज़ 20 चीज़ें इस्तेमाल होंगी, ऑर्डर प्लेस करने के 12 दिन बाद चीज़ें आएंगी, तो ये बन गया 240, 20 इंटू 12। ऐसा क्यों किया सर? ऐसा इसलिए किया क्योंकि जब मेरे पास 240 चीज़ें पड़ी हुई होंगी तब मैं नई चीज़ें मंगवा लूँगा, वो नई चीज़ें 12 दिनों में आएंगी। तो 12 दिन तक क्या होगा कि पहले दिन 20 चीज़ें इस्तेमाल हुई, दूसरे दिन 20 चीज़ें इस्तेमाल हुई, तीसरे दिन 20 चीज़ें इस्तेमाल हुई, चौथे दिन 20 चीज़ें इस्तेमाल हुई, पाँचवें दिन 20 चीज़ें इस्तेमाल हुई, छठे दिन 20 चीज़ें इस्तेमाल हुई, सातवें दिन 20 चीज़ें इस्तेमाल हुई, आठवें दिन 20 चीज़ें इस्तेमाल हुई, नवें दिन 20, 10वें दिन 20, 11वें दिन पर 20 और 12वें दिन पर 20। यानी कि हर हर महीने 20 20 20 20 20 20 चीज़ें, हर दिन सॉरी 20 20 20 20 20 20 चीज़ें इस्तेमाल हो रही होंगी। जैसे मैं ज़ीरो पर पहुंचूंगा तो न्यू यूनिट्स आ जाएंगे। जैसे मैं ज़ीरो पर पहुंचूंगा तो नई चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है। तो मेरा जो रीऑर्डर लेवल होना चाहिए ना वो 240 होना चाहिए कि 240 चीज़ें पड़ी हुई हों तभी मैं नई नई चीज़ें मंगवा लूँ, उसी वक्त मैं न्यू ऑर्डर प्लेस कर दूँ, ताकि जितने दिनों में वो ऑर्डर आता है उतने दिनों में ये चीज़ें कंज्यूम हो जाएं
और फिर मैं दोबारा से मेरे पास चीज़ें आती हैं। ठीक है। हाँ बिल्कुल ज़रिया, आप सही कह रहे हो। अगर हम इससे कम चीज़ें रखेंगे तो ऐसा हो सकता है ना कि हम स्टॉक आउट हो जाएं, हमारे पास चीज़ें ख़त्म हो जाएं और कस्टमर आ जाएं। तो जनरली हम ये कंसिडर करते हैं कि हमारे पास इतनी इन्वेंट्री हो कि वो ड्यूरिंग लीड टाइम इस्तेमाल हो रही है। ठीक हो गया। चलो जी, अब इसका इस सवाल का पार्ट बी है। पार्ट ए तो हमने सॉल्व कर लिया। पार्ट बी जो है, पार्ट नंबर 2 जो है, अगेन इसको सॉल्व करने के लिए मैं आप लोगों को 10 मिनट देता हूँ। 10 मिनट में ज़रा इसको सॉल्व करें, जिसने कर लिया वो इसकी पिक्चर भेजें। इफ़ लीड टाइम इज़ गिवन इन लाइक अ रेंज मिनिमम मैक्सिमम वी विल टेक मैक्सिमम। हाँ, फिर हम मैक्सिमम लीड टाइम लेते हैं सर। या ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स में भी मैंने कवर करा हुआ है वैसे ना, आज जो भेजें। ठीक है जी। What will be your advice to the company if the supplier offers a 2% price discount on purchased lots of 3000 components? दिमाग लगा कर ये सवाल करो। मैं 10 मिनट अगेन दे रहा हूँ, यानी कि हम लोग 356 पर इस सवाल, इस पार्ट को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। हाँ सर, ये आप सही कह रहे हो। उसकी अकाउंटिंग हम लोग जो है वो कुछ कॉम्प्लेक्स सवाल आएंगे उसमें करेंगे। ठीक है जी, आप लोग पार्ट 2 सॉल्व करें। 10 मिनट दे रहा हूँ पार्ट 2 सॉल्व करने के लिए।
हाँ जी, आंसर शेयर करिएगा। क्या बना भाई? कुछ बनाया? हाँ जी, किसी ने सॉल्व किया? देखिए, अगर हम ईओ के ऊपर ऑपरेट करते हैं, अगर हम ईओ के ऊपर ऑपरेट करते हैं ना, तो सवाल के हिसाब से हमारी होल्डिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट और परचेज कॉस्ट क्या होगी? अगर हम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पर ऑपरेट करते हैं तो हमारी होल्डिंग कॉस्ट जो है वो 1500 है, हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट जो है वो भी 1500 है, और जो हमारी परचेज कॉस्ट होगी 6000 इंटू 150, यानी कि 9 लाख। तो अभी जो हमारा ईओ के ऊपर टोटल खर्चा हो रहा होगा वो 9 लाख और 3000 हो रहा है। ठीक है, सही है अली, मैंने देख लिया सोल्यूशन, ठीक है तुम्हारा। सप्लायर की अगर बात मानते हैं तो सप्लायर बोलता है कि एक वक्त पर 3000 चीज़ें मंगवाना और ऐसा करने में मैं तुम्हें 2% डिस्काउंट दूंगा। तो अगर मैं सप्लायर की बात मानूंगा, अगर मैं सप्लायर की बात मानूंगा तो मेरी ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होगी? पूरे साल में 6000 चीज़ें चाहिए, सप्लायर बोलते हैं एक वक्त पे 3000 साथ में मंगवा लो, तो 6000 डिवाइडेड बाई 3000 यानी कि 2 ऑर्डर्स होंगे। एक ऑर्डर की ऑर्डरिंग कॉस्ट 50 है, तो 2 ऑर्डर्स की हो गई 100। फिर होल्डिंग कॉस्ट की बात करते हैं। अगर होल्डिंग कॉस्ट की बात करेंगे, टोटल होल्डिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है? टोटल होल्डिंग कॉस्ट इज इक्वल्स टू एवरेज इन्वेंट्री इनटू होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट। तो हमारे पास एवरेज इन्वेंट्री कैसे आएगी? एवरेज इन्वेंट्री आएगी ऑर्डर साइज डिवाइडेड बाई 2। और होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट कैसे आएगी? अब चीज़ 150 की नहीं मिलेगी, बल्कि 150 का 98% देंगे और उसका हम 10% ले लेंगे। 150 का जब हम 98% लेंगे, 150 का 98% लेंगे तो 147 आता है। 147 जो है वो हमें नई वाली परचेज कॉस्ट मिलेगी और उसका हम 10% ले लेंगे तो 14.7 होगा, और उसको हम 1500 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 22,050 आएगा। 22,050, 22,050 ये होल्डिंग कॉस्ट है। इसके बाद हम बात करते हैं परचेज कॉस्ट की। परचेज कॉस्ट कैसे आएगी? देखिए, हमारे पास अब हर यूनिट जो है ना वो 150 के 98% पर आ रहा होगा, 2% सस्ता आ रहा है ना, 2% सस्ता आ रहा है, यानी कि 150 का 98%, यानी कि 147 पर आ रही है हर चीज़। तो अब 6000 चीज़ें जो है ना, 6000 चीज़ें वो 147 के वैल्यू के हिसाब से आ रही हैं। 6000 इंटू 147 इज़ 882000। तो अब हम इन तीनों को ऐड कर लेते हैं। 100, 22050 और 882000, यानी कि 904150, 904150। अब आप देख लो कि आपकी सेविंग कितनी हुई, इन दोनों का डिफरेंस ले लो, तो आपकी सेविंग 1150 की है। ठीक है जी, कोई मसला है तो बताओ। ठीक है भी, आगे चलें? ठीक है,
देखो होल्डिंग कॉस्ट जो है ना, जो आपकी होल्डिंग कॉस्ट है वो परचेज प्राइस का 10% है। अगर आप सवाल देखो ना तो सवाल में लिखा हुआ है कि जो मेरी परचेज प्राइस होगी ना, जो मेरी परचेज प्राइस होगी, होल्डिंग कॉस्ट परचेज प्राइस का 10% होगी, सवाल में लिखा हुआ है। ठीक है, सवाल होगा ना आप लोगों के सामने, मैंने आप लोगों को अलग से हैंड आउट भी भेजा है। ठीक है, हाँ जी, किसी को कोई मसला? तो आई होप कि किसी को कोई मसला नहीं है, और इसीलिए हम जो है वो मज़ीद आगे चलते हैं। यानी आगे चलें भाई, अगली चीज़ डिस्कस कर लें। चलो जी, अगला सवाल करते हैं। अच्छा, हमने क्वेश्चन नंबर 19 कर लिया था, मुझे याद आ रहा है शायद कर लिया था लास्ट क्लास में। अरोमा हर्ब्स वाला सवाल लास्ट क्लास में किया था। अरोमा हर्ब्स वाला सवाल हमने लास्ट क्लास में किया था, कर लिया था। अच्छा, चोको किंग कर लिया था, चोको किंग, चोको किंग भी मेरे ख्याल में कर लिया होगा। सही है। अच्छा, उसके बाद चलो क्वेश्चन नंबर 22 है आप लोगों के पास। चलें, ये अब आप लोग पूरा तसल्ली से करें। क्वेश्चन नंबर 22, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 22। चलें जी, स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है जी, स्टार्ट करें। करा दिया था मैंने ये क्वेश्चन? हाँ, ये मैंने करवा दिया है क्या? हाँ प्यारे बच्चों, अच्छा ये भी करवा दिया। वाह यार, अच्छी बात है। मैं तो समझा था कि बहुत कम क्वेश्चंस करवाएं। अच्छा जी, ये भी करवा दिया है, सही। चलें फिर एक और पेस्ट करता हूँ मैं, एक और क्वेश्चन जो है वो आप लोगों के साथ करवाता हूँ आप लोगों को। ठीक है जी, एक और क्वेश्चन करवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 हैंड आउट का कर लिया हमने, 11। चले 16 कर लेते हैं। 16 भी एक सही सही सवाल है। 16 ये मैं पेस्ट करता हूँ। ये रहे 16। अच्छा जी, इसमें लिखा हुआ है कराची लिमिटेड इज़ अ लार्ज रिटेलर ऑफ स्पोर्ट्स गुड्स। ठीक है जी, कराची लिमिटेड इज़ अ लार्ज रिटेलर ऑफ स्पोर्ट्स गुड्स। द कंपनी बाइज फुटबॉल्स फ्रॉम अ सप्लायर इन सियालकोट। Karachi Limited uses its own truck to pick the footballs from Sialkot. The truck capacity is 2000 footballs per trip, and the company has been getting a full load of footballs at each trip, making
12 trips each year. Recently, the supplier revises prices and offered quantity discount as under. Other related data is given below. All the purchases are required to be made in the lots of 1000 football. The cost of making one trip is 15,000. The company has the option to hire a third party for transportation, which will charge rupees 9 per football. The cost of placing an order is 2000. The carrying cost of one football for 1 year is 80. Work out the most economical option. Comment on the annual savings in case the company revises policy in accordance with the computations in part number 1. सवाल आप लोगों के सामने है, सवाल आप लोगों के सामने है, ठीक है जी। सवाल जो है उसकी पीडीएफ भी मैं भेज चुका हूँ। मैं इसको थोड़ा सा मिनिमाइज़ कर लेता हूँ ताकि एक ही स्क्रीन पर आ जाए। मेरे ख्याल में हाँ, अब एक स्क्रीन पर आ गया। करना सिर्फ आपने इतना है कि आप लोगों को दिए जा रहे हैं 15 मिनट। ट्राई, सॉल्व, टेक पिक्चर एंड व्हाट्सएप। चलें जी, हमने इतने सारे सवाल कर लिए ना, 5-10 सवाल ये क्योंकि कर लिए, तो एक सवाल आप लोगों को देता हूँ जो आप पूरा मुकम्मल जैसे पेपर में कर कर आएंगे ना वैसे उस तरीके से सॉल्व कर कर पिक्चर लेकर सबमिट करें। आप लोगों के पास 4:25 तक का टाइम है। करें जी, प्रॉपरली करें, प्रॉपरली करना है। और सबने जो है वो पेपर पर सॉल्व करके पिक्चर लेकर सेंड करनी है क्योंकि काफ़ी सवाल ही हो क्योंकि हमने अब कर लिए।
हाँ भाई, क्या बनाया, क्या पकाया? हाँ प्यारे प्यारे बच्चों, सवाल हो गया? कुछ समझ में आया? 5 मिनट्स मोर। अच्छा, चले मैं थोड़ा सा तो करवा दूँ, स्टार्ट करवा दूँ। हो सकता है आपकी स्टार्टिंग ही सही ना हो। ठीक है, हो सकता है आपकी स्टार्टिंग ही सही ना हो, तो मैं आपको स्टार्ट करवा दूँ। अच्छा देखिए, करना क्या है, करना ये है कि इसमें ये जो मुख्तलिफ क्वांटिटीज़ है ना, हर क्वांटिटी के हिसाब से आपने वर्किंग करनी होगी। अब फॉर एग्जांपल लेट से पहली दो वर्किंग्स मैं कर देता हूँ। सुनिएगा ज़रा गौर से ना सब। पहली दो वर्किंग्स मैं कर देता हूँ, ठीक है ना? पहली दो वर्किंग्स मैं कर देता हूँ, और फिर वर्किंग्स जो है वो आप लोगों की उसी तरह से होती रहेंगी। तो आप पहली दो वर्किंग्स बस मेरी सुनना, ठीक है प्यारे बच्चों? तैयार हैं हम? देखिए, अच्छा, एनुअल सेविंग 738, वाह भाई ज़बरदस्त, बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त। देखिए मैं करवा देता हूँ, ताकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना जो सवाल भी नहीं पूछते, खामोश भी रहते हैं, समझ भी नहीं आता, मुश्किल से समझ आता है। देखिए, अगर 2-2 हज़ार कर कर मैं यूनिट्स मंगवाऊँगा, या 3-3 हज़ार कर कर यूनिट्स मंगवाऊँगा, तो क्या वर्किंग्स बनेगी ये मैं आपको कर कर दे रहा हूँ। बाकी 4 हज़ार, 6 हज़ार, 8 हज़ार पर वो आप करना, मैं आपको 2 हज़ार और 3 हज़ार पर वर्किंग्स कर कर दे रहा हूँ। देखिए, साल में 12 बार फुटबॉल्स मंगवाई जाती हैं, और हर बार 2 हज़ार फुटबॉल्स मंगवाई जाती हैं, ऐसा ही है? साल में 12 बार फुटबॉल्स मंगवाई जाती हैं और हर बार 2 हज़ार फुटबॉल्स मंगवाई जाती हैं, ऐसा ही है? तो इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि 2 हज़ार मल्टीप्लाइड बाई 12, 2 हज़ार मल्टीप्लाइड बाई 12 यानी कि 24 हज़ार। 2 हज़ार मल्टीप्लाइड बाई 12 यानी कि 24 हज़ार। 2 हज़ार मल्टीप्लाइड बाई 12 यानी कि 24 हज़ार, यानी कि एनुअल डिमांड है 24 हज़ार। सही है जी, ये बात सही है। अच्छा, अगर अब मैं 2 हज़ार, 2 हज़ार, 2 हज़ार, 2 हज़ार, 2 हज़ार कर कर, अगर मैं 2 हज़ार, फिर 2 हज़ार, फिर 2 हज़ार, फिर 2 हज़ार कर कर चीज़ें मंगवाता हूँ, तो मेरे नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स कितने होंगे? नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स 24 हज़ार डिवाइडेड बाई 2 हज़ार, यानी कि सर 12 बार आप चीज़ें मंगवाएंगे, ठीक है ना? अच्छा, ये एक चीज़ हो गई, इसमें तो मेरे ख्याल में कोई मसला नहीं होगा, ठीक है ना? अच्छा, ट्रक में एक वक्त पर 2 हज़ार फुटबॉल्स आ सकते हैं मेरे ख्याल में, ऐसा है क्या? ऑल द परचेजेस आर रिक्वायर्ड टू बी मेड इन लॉट्स ऑफ 1000 फुटबॉल्स, यानी कि मैं 500-300 इस तरह फुटबॉल्स नहीं मंगवा सकता। द कॉस्ट ऑफ मेकिंग वन ट्रिप इज़ ₹15,000। द कंपनी हैज़ द ऑप्शन टू हायर अ थर्ड पार्टी फॉर ट्रांसपोर्टेशन विच वुड चार्ज ₹9 पर फुटबॉल। The cost of placing an order is 2000. The carrying cost of one football for 1 year is ₹80। अब देखिए, अगर मैं 2000 फुटबॉल्स एक बार मंगवाता हूँ और मेरे ट्रक में 2000 फुटबॉल्स एक बार आए, तो मुझे, अगर मैं ट्रक करवा लूँ तो 2000 फुटबॉल्स लाने का, 2000 फुटबॉल्स लेकर आने का किराया 15,000 बनेगा। अगर मैं ट्रक करवाता हूँ तो 2000 फुटबॉल्स लेकर आने का किराया 15,000 बनेगा। अगर मैं ट्रक करवाता हूँ तो 2000 फुटबॉल्स लेकर आने का किराया 15,000 बनेगा। लेकिन अगर मैं इंडिविजुअल पार्टी से ये चीज़ मंगवाता हूँ, अगर मैं इंडिविजुअल पार्टी से ये चीज़ मंगवाता हूँ, तो 2000 और फुटबॉल्स लेकर आने के लिए 2000 फुटबॉल्स लेकर आने के लिए 9 रुपये के हिसाब से 18,000 लगेंगे। 9 रुपये के हिसाब से 18,000 लगेंगे। तो क्या करना चाहिए? क्या मैं ये जो थर्ड पार्टी है जो बोल रहा है कि 9 रुपये फ़ी फ़ुटबॉल के हिसाब से मैं फ़ुटबॉल डिलीवर कर दूंगा, इसकी बात मानूं, या क्या मैं ट्रक्स के में अपने ही फ़ुटबॉल्स ले आऊँ? देखिए, मैं ट्रक्स में लेकर आऊँगा क्योंकि उसमें मेरी कॉस्ट कंपैरेटिवली कम है, सिर्फ 15,000 है। तो इसका मतलब ये हो गया कि कितनी बार मुझे ट्रक भेजना होगा? इसका मतलब ये हो गया कि आप 12 बार ट्रक भेजोगे, ठीक है ना? आप 12 बार ट्रक भेजोगे।
और जब मैं 12 बार ट्रक भेजूँगा तो ट्रक की जो कॉस्ट होगी, ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट होगी, वो हो जाएगी 15,000 रुपये। एक ट्रिप की कॉस्ट है, तो 12 ट्रिप्स की कॉस्ट कितनी हो गई? 15,000 एक ट्रिप की कॉस्ट है, तो 12,000 ट्रिप्स की कॉस्ट हो जाएगी 1,80,000। 15,000 एक ट्रिप की कॉस्ट है, तो 12 ट्रिप्स की कॉस्ट हो जाएगी 1,80,000। ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा आपके पास जो कैरिंग कॉस्ट है ना, कैरिंग कॉस्ट वो है 80 पर फुटबॉल। एक फुटबॉल को कैरी करने की 80 रुपये की कॉस्ट है, यानी कि होल्डिंग कॉस्ट। अच्छा, होल्डिंग कॉस्ट का क्या फॉर्मूला होता है? टोटल होल्डिंग कॉस्ट इज इक्वल्स टू एवरेज इन्वेंट्री मल्टीप्लाइड बाय होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट। टोटल होल्डिंग कॉस्ट इज इक्वल्स टू एवरेज इन्वेंट्री मल्टीप्लाइड बाय होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट। एवरेज इन्वेंट्री ऑर्डर साइज डिवाइडेड बाय 2 से आती है, तो एवरेज इन्वेंट्री क्या होगी? 2,000 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 80। टोटल होल्डिंग कॉस्ट क्या होगी? 80,000 हो जाएगी। टोटल होल्डिंग कॉस्ट 80,000 हो जाएगी। ऐसा है, टोटल होल्डिंग कॉस्ट जो है वो 80,000 हो जाएगी। ठीक है जनाब। हाँ जी, कोई मसला? अच्छा, इसके अलावा इसने एक और बात लिखी हुई थी, द कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर इज़ 2,000 रुपीज़। यानी कि जब आप ऑर्डर प्लेस करते हो ना, तो 2,000 रुपये की एक और ऑर्डरिंग कॉस्ट भी होती है, अदर ऑर्डरिंग कॉस्ट। तो 12 ऑर्डर्स की वो 24,000 हो गई। इसके अलावा परचेज कॉस्ट कितनी होगी? 24,000 मल्टीप्लाइड बाई 400। 24,000 मल्टीप्लाइड बाई 400। 24,000 मल्टीप्लाइड बाई 400 कितना बनता है? 24,000 मल्टीप्लाइड बाई 400 कितना बनता है? 24,000 मल्टीप्लाइड बाई 400 बन जाता है आपका 9.6 मिलियन। 96000000। अब इसको आप ऐड कर लो। ये आपका ख़र्चा होगा अगर आप साल में 12 बार चीज़ें मंगवाते हो, 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 कर कर 180,000, फिर 80,000, फिर 24,000 और फिर 9.6 मिलियन। ऐड करिएगा सबको। 9884 000। बात समझ में आई? अच्छा जी, इसी तरह की वर्किंग हम करेंगे अगर हम 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 कर कर चीज़ें मंगवाते हैं, तो किस तरह की वर्किंग करेंगे? देखिए, पूरे साल में अगर 24,000 चीज़ों की ज़रूरत है, पूरे साल में अगर 24,000 चीज़ों की ज़रूरत है, पूरे साल में अगर 24,000 चीज़ों की ज़रूरत है, और एक वक्त पर 3,000 चीज़ें जो है उसकी ज़रूरत है, लेकर आते हैं, तो नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स 8 हो जाएंगे। 8 बार हम चीज़ें ऑर्डर करेंगे। अगर पूरे साल में 24,000 चीज़ें चाहिए और एक बारी में मैं 3,000 चीज़ें मंगवाता हूँ, अगर पूरे साल में 24,000 चीज़ें चाहिए और एक बारी में अगर मैं 3,000 चीज़ें मंगवाता हूँ, तो मुझे पूरे साल में 8 बार चीज़ें मंगवानी पड़ेंगी। अगर पूरे साल में 24,000 चीज़ों की ज़रूरत है और मैं एक वक्त पे 3,000 चीज़ें मंगवाता हूँ, तो मुझे 8 बार चीज़ें मंगवानी पड़ेंगी। ठीक कह रहा हूँ?
अच्छा अब बताओ ट्रक कितनी बार भेजना पड़ेगा, अब बताओ ट्रक कितनी बार भेजना पड़ेगा। हाँ ये सवाल है ना, अब ट्रक का क्या करें, क्योंकि ट्रक में तो 2000 फुटबॉल आ सकते हैं, क्या करना पड़ेगा कोई बताएगा। देखिए दो ऑप्शन है ना, एक तो ये कि हर बार आप 2 ट्रक भेजो। क्यों 2 ट्रक भेजो, क्योंकि एक ट्रक में तो 2000 फुटबॉल्स की जगह है, एक ट्रक में 2000 फुटबॉल्स की जगह है, तो एक ट्रक तो काम नहीं करेगा, या तो मैं हर बार 2 ट्रक्स भेजूं। अच्छा अब देखो ऐसा है कि अगर मैं हर बार 2 ट्रक्स भेजूंगा, हर बार 2 ट्रक्स भेजूंगा तो खर्चा कितना होगा, हर बार 2 ट्रक्स भेजूंगा तो खर्चा कितना होगा, एक ट्रक का किराया 15,000 है, तो अगर 3,000 फुटबॉल्स उठाने के लिए हर बार 2 ट्रक्स भेजे तो खर्चा 30,000 होगा, है ना। दूसरा काम हम ये कर सकते हैं कि थर्ड पार्टी पर चले जाएं। थर्ड पार्टी थर्ड पार्टी थर्ड पार्टी थर्ड पार्टी थर्ड पार्टी ने बोले 9 रुपये फी फुटबॉल, 3,000 फुटबॉल्स का 9 रुपये के हिसाब से कितना आया, 27,000। देखिए एक तो तरीका यह है कि मैं 2 ट्रक्स भेज दूं, 2 ट्रक्स भेजूंगा तो 15,000 और 15,000 30,000 रुपये जाएंगे। दूसरा तरीका यह है कि मैं थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व कर लूँ, थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करूँगा तो 3,000 फुटबॉल्स के 9 रुपये के हिसाब से 27,000 जाएंगे। एग्रीड, क्या करना चाहिए, मैं क्या ऐसा कर सकता हूँ कि मैं एक ट्रक भेज देता हूँ, एक ट्रक भेज देता हूँ, उस ट्रक में 15,000 का किराया देकर, मैं एक ट्रक भेजता हूँ, उस ट्रक में 15,000 का किराया देकर 2,000 फुटबॉल्स आ जाएंगे। ठीक है सुनना ज़रा गौर से, एक ट्रक भेजता हूँ, एक ट्रक भेजूंगा 2,000 फुटबॉल्स ट्रक ले आएगा, 15,000 किराया लेगा, और मैं क्या करूं कि बाकी जो 1,000 फुटबॉल्स हैं उसके लिए 9 रुपये के हिसाब से थर्ड पार्टी को 9,000 पे कर दूं। इस केस में मेरा खर्चा क्या होगा, 24,000। बात समझ में आई। देखो 3 ऑप्शन है ना, या तो 2 ट्रक्स भेजो, वो तो बहुत महंगा पड़ रहा है, या तो सब कुछ जो है वो थर्ड पार्टी को ही हवाले कर दो, वो 27,000 पड़ रहा है, या तो आप एक ट्रक भेज दो, आधा माल ट्रक में आ जाए और बाकी थर्ड पार्टी से ले लो, टोटल 24,000 बनता है। बताओ अब मुझे क्या करना चाहिए, ये एक, ये दो और ये तीन, तीन ऑप्शंस हैं। हाँ जी, तीसरा ऑप्शन बेहतर है ना, कि आप जो है वो एक भेज दो ट्रक, उसमें 2,000 फुटबॉल्स आ जाएंगे और बाकी आप थर्ड पार्टी पे ले जाओ। बात समझ में आ रही है आप लोगों को। ठीक है जनाब। चले जी, तो इसका मतलब ये हो गया कि मैं कितनी बार ट्रक भेजूंगा, हर ऑर्डर के लिए एक बार ट्रक भेजूंगा तो 8 बार। अच्छा अब ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा कैसे आएगा, 15,000 रुपये वाले 8 ट्रक, 15,000 वाले 8 ट्रक, मतलब 3,000 चीज़ें मंगवा रहा हूँ तो 2,000 ट्रक में चले गए 1,000 इंडिविजुअल, 2,000 ट्रक में चले गए 1,000 इंडिविजुअल, और पूरे साल में 8,000 बार 9 रुपये के हिसाब से थर्ड पार्टी वाला चक्कर, तो 15,000 इंटू 8 प्लस 8,000 इंटू 9, 192,000। समझ गए बात। ये एक थोड़ा सा जो है ना वो टिपिकल टास्क है। आप लोगों के पास आंसर्स वाली पीडीएफ भी है, मैंने भेजी है आज ग्रुप पर, बड़ा मटेरियल भेजा है बहुत सारा ना मैंने।
तो बहुत सारे मटेरियल में आप देखिएगा कि आप लोगों को इसका आंसर भी मिलेगा। तो अब देखिए, मैंने पूरे साल में 15,000 रुपये वाले 8 ट्रक्स भेजे। पूरे साल में 15,000 रुपये वाले 8 ट्रक्स भेजे, और 8,000 जो फुटबॉल्स हर बार 3,000 के बजाय 1,000 जो रह जाती थी, उसको 9 रुपये के हिसाब से बेचा। ठीक है जी। अच्छा, होल्डिंग कॉस्ट कैसे आएगी? ऑर्डर साइज डिवाइडेड बाई 2, 3,000 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ऑर्डर साइज डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट, यानी कि 80। तो 3,000 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 80, ये आ जाते हैं 1,20। होल्डिंग कॉस्ट कितनी आती है देखिएगा ज़रा। ऑर्डर साइज मेरा 3,000 है ना, ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा कोई और ऑर्डरिंग कॉस्ट भी थी 2,000 की। तो 8 बार ऑर्डर्स प्लेस करें तो 2,000 रुपये के हिसाब से 8 बारियों के वो बन गए 16,000। और परचेज कॉस्ट जो होगी वो आपके पास 24,000 फुटबॉल्स पूरे साल में ख़रीदनी है 390 के हिसाब से। 24,000 इंटू 390, 936,000, 936,000। अब इन सबको आप ऐड कर लें। सर क्या फॉर्मेटिंग कैसी फॉलो करेंगे? फॉर्मेटिंग आप वो वाली फॉलो करोगे जो आपको शीट्स में, जो आपको आंसर शीट्स में दी है। ठीक है, तो ये 9688968800 बनेगा। डन हो गया? अब आप डिस्कस कर लें, कोई मसले है तो मसले मसाइल आप डिस्कस कर लें, मसले मसाइल आप डिस्कस कर लें। ठीक है जी। सही है। इसी तरह से मैंने सिर्फ 2 ऑप्शंस किए। हाँ, मैंने सिर्फ 2 ऑप्शंस किए हैं, आपने इसी तरह से सारे ऑप्शंस करने, ठीक है ना? बात समझ में आती है ना? आप सारे ऑप्शंस करेंगे, आपके पास आंसर्स हैं। अच्छा जी, इन दोनों में कोई मसला है तो काइंडली बराए मेहरबानी मुझे बताएं, बराए मेहरबानी मुझे बताएं। दाने जी, मैं आगे बढ़ सकता हूँ? बढ़ सकता हूँ ना आगे? चले जी। तो मैं एक काम करता हूँ, आपको ज़रा इसका आंसर दिखाता हूँ। ये सवाल नंबर 16 है ना। फ़ायदा ये होगा कि आप लोग देख लें एक बार, सरसरी ऊपर से गो थ्रू कर लें, कोई मसला होगा तो आप डिस्कस कर लें।
ये रहा जनाब, तो ये आपका आंसर है, तो ये आपका आंसर है। ठीक है जनाब, देख ले इसको आप, कोई मसले हैं तो वो आप डिस्कस करें। एक्सटर्नल कॉस्ट वो जो हम ट्रांसपोर्टेशन से मंगवा रहे थे ना, देखो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने ये दो में ब्रेक किया है। दो में कैसे ब्रेक किया है? देखिए, जब हम 3-3 हज़ार कर चीज़ें मंगवाएंगे तो 8 बार चीज़ें मंगवाएंगे, हर बार हम एक ट्रक भेजेंगे 15,000 रुपये के हिसाब से। ट्रक्स का ख़र्चा कितना होगा वो अलग है, और 8,000 फुटबॉल से वो 9 रुपये के हिसाब से मंगवाएंगे, जो हमने भी कैलकुलेट किया 72,000। सर मैंने ऑर्डर से नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स वर्किंग में शो करी हैं, क्या वो सही है? सर मैंने ऑर्डर साइज़ एंड नंबर ऑफ़ वर्किंग एंड नंबर ऑफ़ ऑर्डर वर्किंग में शो, हाँ हाँ सही है, सही है, सही है, सही है। हाँ मैं समझ गया, तुम ये कहना चाह रहे हो कि तुमने जब यहाँ पर ऑर्डरिंग कॉस्ट कैलकुलेट की होगी ना, तो तुमने ऑर्डर साइज को जो है उसको यूज़ किया होगा, डिमांड फॉर ऑर्डर साइज। सही है, वो भी सही है। या आपको ऊपर ऊपर से दिखाने का मकसद ये है कि आपने अपने पेपर में इस तरह की कुछ वर्किंग करनी है, ये आपसे एग्जामिनर एक्सपेक्ट करता है। ठीक है ना, मैंने आप लोगों को ये 2 हिस्से बनाकर बताए। अब आप लोग मुझे डन कर दें तो हम अगले सवाल पर बढ़ते हैं। कोई मसले मसाइल? डन है भाई, कोई मसले मसाइल तो नहीं है ना? चलें तो एक काम करते हैं, कुछ जनरल डिस्कशन कर लेते हैं। ईओ क्योंकि ये तीसरी मेरे ख्याल में गालिबन लाइव क्लास थी, है ना? अब आप लोगों के जो है वो लेवल आ गया है कि आप लोगों के टेस्ट लिए जाएं। 2 टॉपिक्स जनरली हम आजकल जो है वो, एक सीवीपी आप लोगों को रिकॉर्डेड फॉर्म में दिया हुआ है, ईओक्यू जो है वो लाइव में डिस्कस हो रहा। अच्छा, मैंने जो है वो ईओक्यू के रिकॉर्डेड भी भेज दिए हैं, लाइव भी डिस्कस हुआ, रिकॉर्डेड भी भेज दिया है। आज ग्रुप में तो मैंने बहुत सारे हैंडआउट्स भी भेज दिए हैं। सीवीपी लाइव अभी तक डिस्कस नहीं हुआ, हो जाएगा। रिकॉर्डेड मैंने आप लोगों को भेजा हुआ है। अब आहिस्ता आहिस्ता आपके पेपर्स आ रहे हैं, यानी कि ये 2 टॉपिक्स आपने जो है वो 100% कंप्लीट करना है। आप लोगों का टेस्ट होगा, और इस बार का टेस्ट कुछ इस तरह से होगा कि वो टेस्ट जो है वो, अगर आपने अटेम्प्ट किया होगा, अगर आपने अटेम्प्ट किया होगा तो ही आप जो है वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में रहोगे। ठीक है ना? और जब आप लाइव क्लास में आओगे ना, तो मैं आप लोगों का टेस्ट लाइव ऑनलाइन मार्क करूँगा। यानी कि मैं टेस्ट ले लेता हूँ, लेट से सैटरडे को ले लेता हूँ। सैटरडे दूर तो नहीं है, करीब भी नहीं है, सही है। वेडनेसडे है, थर्सडे है, फ्राइडे है, सैटरडे को मैं टेस्ट लेता हूँ। टेस्ट जो लूँगा मैं उसमें ईओक्यू या फिर सीवीपी, या तो दोनों, जो भी मेरी मर्ज़ी हुई, मेरा मूड हुआ वो सवाल होगा। टेस्ट जो है वो आप कर सबमिट करोगे एडमिन को। ट्यूसडे वाले दिन लाइव क्लास में सिर्फ वो आ सकेगा जिसने टेस्ट सबमिट किया होगा, जिसका लिस्ट होगी मेरे पास नाम की, और ग्रुप में भी वही रहेगा। और जो लोग जो है वो एप्लीकेशन देकर क्लासेस नहीं ले रहे क्योंकि वो कहीं ऑफिस वगैरह में होता है, उस केस में भी आप टेस्ट तो ज़ाहिर है सबमिट करोगे। फिर मैं टेस्ट जो है वो लाइव डिस्कस करूँगा ऑनलाइन। टेस्ट कैसे होगा, ऑन साइट होगा या ऑनलाइन होगा, या आप शेजर से पूछ लीजिएगा। जो ऑफिशियल टेस्ट होंगे वो तो ऑन कैंपस हो रहे होंगे, लेकिन ये टेस्ट मैं ले लेता हूँ
मैं आप लोगों को टेस्ट दे दूंगा, तो वो मैं फिर ऑनलाइन ही ले लूँगा। ठीक है जनाब। तो जनाब अब ये 2 टॉपिक्स आपने कवर करने हैं अच्छे से। बाकी सर सादिक के साथ भी आप लोगों की क्लासेस अच्छी जा रही होंगी, मैं देख रहा था उन्होंने ओवरहेड्स करवाया है। अब बताएं, आप लोग कुछ बोलना, बताना, कहना चाहते हैं तो मुझे बताएं। और हाँ हाँ, आप लोगों ने 2010 से लेकर और 2022 तक के सारे पास पेपर्स अपने साथ रखने हैं। अभी जो हैंडआउट्स मैंने भेजे हैं, बिल्कुल 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 ज़रियाब, क्योंकि अब यार टाइम नहीं है ना। देखो 15 टॉपिक्स हैं लगभग, और अभी तक हम लोगों का कोई भी टॉपिक जो है वो 100% वाइंड अप नहीं हुआ। तो अब हर हफ्ते 2 टॉपिक्स वाइंड अप करेंगे तो बात बनेगी, वरना बात नहीं बनेगी। तो आप लोगों को वैसे भी लेक्चर्स बहुत पहले दिए हुए थे, अभी भी वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे 3-4 दिन हैं आप लोगों के पास, अभी का दिन है, टाइम है, इसको लगाएं और कंप्लीट करें। ठीक है जी। और किसी ने कोई बात करनी है? मैं 2 मिनट और ऑनलाइन रहता हूँ, अगर किसी ने बात करनी है तो कर सकता है। सर पोर्टल का भी बता दें। पोर्टल तैयार है, आप एडमिन को बोलें और एक्सेस ले लें। पोर्टल पर सारी लाइव क्लासेस जो है वो अपलोड हो रही है। और देखिए, सैलानी आपको पढ़ाने के कोई पैसे नहीं लेता, लेकिन पोर्टल की एक नॉमिनल सी, कोई मेरे ख्याल में महीने की 200-300 रुपये की, 200 रुपये की शायद कॉस्ट है। ठीक है, 200 रुपये हैं मेरे ख्याल में महीने के, या 250 रुपये हैं या कुछ है। आप ज़रा सैलानी से बात कर लें, मतलब एडमिन से बात करें, उससे भी कम होंगे। बहुत रीज़नेबल सी एक प्राइस होगी, सिर्फ इस बात की कि आप, क्योंकि वो पोर्टल जो होता है ना, उस पर आपकी यूज़र आईडी, पासवर्ड वगैरह सारी चीज़ें बनती है। तो महीने के कोई 200-250-300 रुपये जो भी होंगे वो आपको एडमिन बता देंगे। अदरवाइज़ किसी किस्म की कोई कॉस्ट नहीं है। पोर्टल पर कुछ टाइम बाद रजिस्टर करना लाजमी, आप समझ लें कि हो जाएगा, इसलिए क्योंकि फिर रिकॉर्डेड लेक्चर्स नहीं मिल रहे होंगे। सारे लेक्चर्स यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं हो रहे होंगे मोस्ट लाइकली। शायद एक हफ़्ते के अंदर अंदर, एक हफ़्ते के एक हफ़्ते के बाद जो क्लासेस होंगी वो फिर पोर्टल पर अपलोड हो रही होंगी। पोर्टल से ही आपको जूम का लिंक मिलेगा, क्योंकि बच्चों ने जो है वो बस रजिस्ट्रेशन करवा ली और जो है वो आते नहीं है लाइव क्लास में, सीरियस नहीं लेते। तो पोर्टल इसलिए भी ज़रूरी है कि हमें नज़र आए कि बच्चों की अटेंडेंस है या नहीं। लेकिन आप फ़िक्र ना करें, अगर उसमें भी, अगर आप लोगों को पोर्टल की फ़ीस में भी कोई इस तरह का प्रॉब्लम है कि भाई अफोर्डेबिलिटी वगैरह वाला इशू है, तो आप जो है वो एडमिन से बात कर सकते हैं। जितना रीज़नेबल होगा हम करेंगे, बिल्कुल करेंगे, लाजमी करेंगे। ग्रुप पर मेरे ख्याल में खुज़ैफा अनाउंस हो चुका है आई गेस, या फिर आज रात को हो जाएगा, एक आधे दिन में हो जाएगा, फाइनल हो जाएगा। ठीक है, अभी मेरे ख्याल में पीआरसी वाले बच्चे तो पोर्टल पर जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। चले जी। तो ये पोर्टल से रेलिवेंट बात तो आप एडमिन से भी कर सकते हैं ना, कोई कॉस्टिंग से रेलिवेंट बात है तो मुझसे कर लें, अदरवाइज़ मैं क्लास को एंड करता हूँ। आज भी हमने 2-3 सवाल यूक्यू पे किए हैं। यूक्यू मैंने अच्छा खासा आप लोगों को प्रैक्टिस करवाया है, फिर भी लेक्चर्स देखना लाजमी है। प्रोबेबिलिटी वाली चीज़ें जो है यूक्यू के, वो देखना लाजमी है। आप लोग फास्ट फॉरवर्ड पे लेक्चर देख लिया करें, लेकिन देखा ज़रूर करें। आप लोग लेक्चर देखते नहीं हैं, आप लोगों का फिर रिज़ल्ट अल्लाह ना करे बुरा आया तो फिर बहुत गलत हो जाता है वो। आप लोग इतनी एफ़र्ट्स पुट इन कर रहे हैं, टीचर्स इतनी एफ़र्ट पुट इन कर रहे हैं, तो वक्त पे काम कर लिया करें। ज़रिया, हर टीचर की अपनी स्ट्रैटेजी होती है पढ़ाने की। वो अगर आपको उनके टॉपिक के लिए कंसल्ट करने का बोल रहे हैं तो बिल्कुल आप कर लें। मैं जो है वो फर्म बिलीवर हूँ कि बस आईकेएफ की स्टडी टेक्स्ट हो और आईकेएफ के पास पेपर्स हो, कोई यहाँ वहाँ जाने की किसी किस्म की कोई ज़रूरत नहीं है। मोहम्मद अली, अगर कोई मसले हैं तो आप डिस्कस करो, मैं अभी भी मौजूद हूँ। आपने सीवीपी के मोहम्मद अली सारे लेक्चर्स कवर कर लिए हैं, कोई मसले हैं आप डिस्कस करो, हम मौजूद तो है ना भाई। सीवीपी के लेक्चर्स आप लोगों को दिए गए थे पिछले हफ्ते। तो आई एज्यूम कि आप लोग इतने मेच्योर हो कि यार कोई सवाल होगा तो आप लोग खुद पूछोगे ना। चले एनीवेज, अब आप लोग अपनी तैयारी पूरी करें। जिसने लेक्चर्स पूरे करे हुए होंगे उसको टेस्ट में मसला नहीं होगा, टेस्ट ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, ज़रिया बिल्कुल हो जाएगा, आप फिक्र ना करो, बिल्कुल हो जाएगा। देखो ये मेरे पास जो 5-6 टॉपिक्स हैं उसमें से मैं 2 टॉपिक्स अगले ट्यूसडे तक कंप्लीट कर दूंगा। फिर हर हफ्ते एक टॉपिक अगर मैं करवाता हूँ तो 3 हफ्तों में मेरा सिलेबस, यानी कि जून की 30 को मेरा सिलेबस ख़त्म हो जाएगा।
नहीं हो रहा होगा तो मैं पहली दूसरी तीसरी जुलाई को 6 घंटे की क्लासेस लगाकर करवा दूंगा, यानी कि 5 जुलाई तक मैक्सिमम मेरा सिलेबस हो जाएगा। उई चलो मैं शेयर करता हूँ, ठीक है, कोशिश करता हूँ शेयर करने की। ठीक है भाई, चलो जी, अल्लाह हाफिज़।